हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस मधेसिया और स्वागत करता हूं आप सभी का मेगा माइंड के इस चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले क्लासेस में हमने क्या किए थे, मतलब फिजिक्स के चैप्टर 1 के, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नहीं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस वाले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, किरण आरेखों से बनावट, किरण आरेख के कौन कौन से नियम है, कौन कौन से नियमों का पालन करते हुए वो अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं वगैरह, वो सब चीज़ें करेंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत शानदार होने वाली है। आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आइए क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे है किरण आरेखों की बनावट, सॉरी, सबसे पहला है हमारा किरण आरेखों की बनावट। ये देखिए, पहला है कौन, किरण आरेखों की बनावट, ये देखेंगे पहले। उसके बाद प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। देखिए, हमारे बुक में प्रतिबिंब वाला सेक्शन पहले दिया हुआ है, लेकिन फिर वही बात आती है कि बिना किरण आरेख की बनावट जाने हम प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर पाएंगे। समझ में ही नहीं आएगा क्या जरूरत है। उसके बाद प्रतिबिंब के प्रकार को देखेंगे, फिर फोकस तथा फोकस दूरी को देखेंगे, और फिर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का हम लोग निर्माण करेंगे। ये 5 टारगेट है हमारे आज की इस क्लास के। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे आज के दिन डेली टारगेट को अचीव करने का। आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और पिछले क्लास में हमने क्या किया था, दर्पण वाले सेक्शन में भी बहुत सारी चीजें कर ली थी। मतलब हमने दर्पण के प्रकार के बारे में जाना था, कौन सा दर्पण कैसे बिहेव करता है, वो सब जाना था। तो आज उन्हीं सबको आज हम लोग क्या करेंगे, किरण आरेखों की सहायता से सबको हम लोग चेक करेंगे कि मतलब अवतल दर्पण है तो कैसे मतलब रिफ्लेक्ट करता है किरणों को, उत्तल दर्पण कैसे रिफ्लेक्ट करता है, कौन कौन से नियमों का पालन करती हुई किरणें आती हैं तथा कौन कौन से नियम है, पहले वो जानेंगे। तो देखिए, तो जो किरण आरेखों की जो बनावट है, तो वो अवतल दर्पण से भी देखेंगे, उत्तल दर्पण से भी देखेंगे, मतलब गोलीय दर्पण से बेसिकली कहा जाए तो देखेंगे। देखिए, 4 नियम है बेसिकली इसके मेन, जिनका किरण आरेख जिनका पालन करती है, किरणें जिनका पालन करती हैं, जो अगर हम बनाए दर्पण के अंदर उस कंडीशन को अगर किरण फॉलो करते हुए आ रही है तो वो एक निश्चित घटना ही होगी। कौन सी है पहली, देखिए, सबसे पहले अवतल दर्पण से ही समझते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताए थे। ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है पी। अब दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हम पिछली क्लास में ये सब चीजें जान चुके थे, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ये नहीं पता है, इसलिए आपको एक बार और बता देना है। और जो जो पिछली क्लासेस हुई थी ना, दोनों 2 या 3 क्लासेस हो चुकी हैं आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। आपको क्या करना है, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में है, जाके उनको भी देख लेना है। यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, मतलब बहुत सी चीज़ों का रिलेशन है पिछली क्लासेस से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। लेकिन आपको उन सभी क्लासेस को भी देख के रखनी है क्योंकि वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये है हमारा पी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पी बराबर ध्रुव। दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं, ठीक। ये है हमारा सी, मतलब केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब गोले का केंद्र। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो एक लाइन गई है एक्सिस, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य या प्रधान अक्ष। ये पीसी क्या है, पीसी जो अनंत आगे तक बढ़ रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको बोलेंगे, मुख्य या प्रधान अक्ष कहने का मतलब क्या है हमारा, मतलब ये है क्या, तो कुछ नहीं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष तथा प्रधान अक्ष बोलते हैं। एक बार और, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। चलिए, ये ठीक है। तो अब देखिए, तो कौन कौन सा 4 नियम है, तो पहला नियम है क्या, कि जब कोई भी किरण, पहला लिख देते हैं, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, समांतर हो। चलिए, अब देखते हैं
क्या हो रहा है यहाँ पे, तो कंडीशन क्या है हमारे पास कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वो कैसे व्यवहार करेगी। तो आइए लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ये हमने लिया है किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से किरण ऐसे आई और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, दर्पण के फोकस से जाएगी। अब आप पूछेगा बता तो दिया आप फोकस से जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया कि फोकस क्या है। तो आइए एक बार पहले फोकस वाले टर्म को भी जान लेते हैं, क्योंकि इसके बिना जाने हम फोकस को नहीं जान सकते थे, इसलिए हमने आपको बीच में बताने का सोचा। तो फोकस, ये तो मुख्य अक्ष P तथा C को मिलाने वाली रेखा को आप लोग लिख लेंगे। फोकस क्या है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती कोई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बोलते हैं। एक बार और समझने में आपकी आसानी होगी कि मुख्य अक्ष के समांतर आती कोई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस, अर्थात एफ बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ से दिखाते हैं। चलिए इसी में आपका एक और क्वेश्चन हो गया, मतलब ये तो अगले वाले में था लेकिन इसी में हम लोग करने वाले थे क्लास में, लेकिन लास्ट में। तो चलिए आज इसको पहले ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फोकस क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर आती कोई किरण मुख्य अक्ष को दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का फोकस बोलते हैं। चलिए अब इसके, तो ये तो हो गया फोकस वाला सेक्शन। तो फोकस दूरी किसको बोलते हैं, एक फोकस दूरी या फोकसांतर करके एक टर्म आती है, हमसे पूछा जाता है कि फोकस दूरी या फोकसांतर भी बहुत जगह बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया जाता है। तो बच्चा कम घूम के रख जाते हैं कि भैया हम तो फोकस दूरी पढ़ के गए थे, ये फोकसांतर क्या है। फोकसांतर टोटल एकदम से वो बोलते हैं ना, हालात सिचुएशन सब कुछ बदल जाता है, माथा लोड देना छोड़ देता है, भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ नहीं रहा है क्या करें। तो करना कुछ नहीं है, बस फोकस दूरी को यही बात याद रखनी है कि फोकस दूरी क्यों फोकसांतर कहते हैं। फोकस दूरी मतलब फोकस और दूरी यहाँ पे है, फोकसांतर मतलब फोकस और अंतर, तो यहाँ पे भी सेम टर्म है, यहाँ पे भी अगर शब्दों को हम लोग तोड़ के समझे तो दोनों बात एक ही है। तो मतलब ये है क्या, शब्द को हमने तोड़ के समझ लिया, लेकिन ये है क्या सबसे इंपॉर्टेंट। तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, और जिसे हम लोग छोटे वाले एफ से दिखाते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, ये बात एकदम एफ लिखने के बाद बगल में ब्रैकेट में लिख देंगे कि छोटे वाला, इसको हम लोग छोटे वाले एफ से दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फोकस क्या है, फोकसांतर क्या है। तो फोकस को हम लोग बड़े वाले एफ से दिखाते हैं और फोकसांतर या फोकस दूरी को हम लोग छोटे वाले एफ से दिखा देते हैं। वक्रता त्रिज्या हम पहले ही क्लास में आपको क्या कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको आर से दिखाते हैं। ये सभी चीजें पिछले क्लासेस में हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा एक बार और आपको बता दें जिससे चीजों को समझने में आसानी हो। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। ये हो गया, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ, दर्पण से कैसे भी कोई भी किरण परावर्तित होती है उसका था ये फर्स्ट नियम। मतलब जब हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो इन्हीं सभी नियमों का पालन कराएंगे वहां पे वस्तु के द्वारा, इसलिए ये सारे नियम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो फोकस से जाएगी, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है जब कोई किरण फोकस से आ रही हो, जब कोई किरण फोकस से होकर आ रही हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे किरण जो है समांतर आ रही है जब मुख्य अक्ष के, तो फोकस से जा रही है। तो सिंपल सा बात है, जब फोकस से आएगी तो मतलब देखिए किरण ऐसे आ रही है,
मतलब देखिए किरण ऐसे जा रही है तो फिर ऐसे आ जा रही है, मतलब ऐसे सीधी गई और रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे आ गई। लेकिन वही किरण अगर ऐसे जाएगी तो कैसा क्या होगा, ऐसे आई है तो रिफ्लेक्टेड होकर इधर से निकलेगी। तो सेम इसी डायग्राम को हमने समझिए के हिसाब से क्या कर दिया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। क्या ये हो गया, ठीक। ये हमारा ध्रुव, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फोकस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा वक्रता केंद्र, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टर्म्स को हम अच्छे से जानते हैं। अब देखिए दूसरा केस क्या है कि जब कोई किरण फोकस से होकर आ रही हो, तो लीजिए एक किरण हमने ले लिया जो कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। ये रही हमारी किरण, और अभी इसका क्या होगा, ये मुख्य अक्ष की हो जाएगी समांतर। मतलब जब कोई किरण दर्पण के फोकस से होकर आती है तो क्या होता है, परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इन सब चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा। हर लेक्चर में हम आपको बोलते हैं कि आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, चीजों को लिखते हुए चलना है, जिससे एक क्लास के अंदर ही आपका रिवीजन भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए, और चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। अच्छा ये दोनों हो गए। उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ में ज़्यादा कुछ डिफाइन करने वाला है, सीधी सीधी दिख रही है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से, और जब फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, अब देखिए तीसरा हमारा केस क्या है। आप लोग चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे हम साइड हो गए हैं। चलिए ठीक, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर केस हमारे पास क्या है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से अच्छे, आसान से आसान शब्द में बता सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को छोड़ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। समझिए अभी हम लोग का जो कमेंट सेक्शन है वो डाउट ग्रुप की तरह काम कर रहा है। अभी आप मतलब जो भी कमेंट करेंगे उसका हम लोग मतलब अगर क्वेश्चन में लेवल होगा, हम पहले ही बोल चुके हैं कई बार, अगर क्वेश्चन लेवल का है तो हम उसको मतलब जरूर बताएंगे, क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को लेंगे जिससे आपका डाउट दूर हो। अरे भाई ये तो रही गया। अब देखिए ठीक है, अब तीसरा केस क्या है हमारे पास। तीसरा, एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, दूसरा फोकस से ले लिया, तीसरा क्या हो सकता है आप देखिए तो, अगर सपोज दैट हमने एक ये लिया मिरर, तो यहाँ पे ये P है, ये F है, ये C है। तो एक तो हमने पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, एक केस ये हो सकता था। दूसरा हमने फोकस से ले लिया, एक केस ये हो सकता था। तीसरा हो सकता है कि हम इससे ले लें, मतलब ऐसे इसे इस पे से ले लें। एक हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर लिया, दूसरा फोकस से लिया, और तीसरा हमारे पास हो सकता है कि हम लोग क्या करें, तो वक्रता केंद्र से ले लें। ठीक है, और चौथा क्या हो सकता है कि हम लोग डायरेक्ट किरण को ध्रुव पे डाल दें। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग तीसरा वाला केस ले रहे हैं कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है, या होकर आती है। आपतित कुछ ज्यादा ही भारी वर्ड हो गया आप लोग के लिए। होकर आती है कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं है। हम पहले ही आपको बोल रहे हैं ये सब चीजें बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप केवल एक बार अगर ध्यान दे दें, क्लास को अच्छे से एकदम कंसंट्रेशन के साथ देख लेते हो, एक बार में आपके माइंड में सीधे जाकर फिट हो जाएंगे। और भाई अगर आपने इसको लिख लिया कहीं पे अभी तुरंत क्लास के बीच में, तो ये तो भूलने वाली चीजें ही नहीं है। ये सब एकदम आराम से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी स्टोर हो जाएंगी, और अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी भर नहीं भूलने वाली है, क्योंकि जिंदगी भर हम लोग लाइट वेट का सारा काम चलते रहता है। तो ये सब चीजें भूलने देंगी नहीं, आपको कभी भूलने ही नहीं देगा। अगर आप लोग अच्छे से क्लास के बीच एक्टिव हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कमेंट सेक्शन में चीज़ों को लिखते हुए चलिए। हर क्लास में हम बोलते हैं आपसे। तो ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर आती है तो तब क्या करें, वक्रता केंद्र होकर तो आरेख बनाएंगे और क्या करेंगे। ये हो गया हमारा दर्पण। अभी हम लोग केवल अवतल दर्पण, ये सारे नियम उत्तल दर्पण पे भी लागू होते हैं।
लेकिन चूंकि अवतल दर्पण के पास हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, मतलब हम लोग पी पे भी चेक कर सकते हैं, सी पे भी चेक कर सकते हैं, एफ पे भी चेक कर सकते हैं, समांतर भी कर सकते हैं, लेकिन यही उत्तल दर्पण में हमारे पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हमको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, या तो तुम ध्रुव पे ले लो और या मुख्य अक्ष के समांतर ले लें। इसलिए हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण से ही काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे नियम उत्तल दर्पण में भी लागू होते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये सभी नियम गोलीय दर्पण के लिए है बेसिकली, तो अवतल और उत्तल दोनों में लगेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? नहीं, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा पी, ध्रुव। दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव बोलते हैं, ठीक। ये है हमारा एफ, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। उसके बाद सी, वक्रता केंद्र। जिस दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको लेना है किरण वक्रता केंद्र से होकर आती हुई। तो वक्रता केंद्र से होकर आती हुई लीजिए किरण हमने ले लिया, यहाँ से एक ऐसे किरण ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये क्या, इस पे तो दो एरो दिखाई दे रहा है, मतलब जब कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है तो पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ये क्या है भाई? मतलब ये कुछ समझ नहीं आता। मतलब ये सब तो बाकी चीज़ ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई, लेकिन अभी समझने के लिए आप लोग एक बात माइंड में बैठा सकते हैं। अभी हम इसको एक्सप्लेन तुरंत करेंगे, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी एक बात आप माइंड में बैठा लीजिए, क्या कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होके आती है तो पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है, मतलब सीधी लाइन ही होगी। अब ये क्यों होता है? ये क्यों हुआ? सबसे बड़ी बात है ये। तो देखिए, ये क्या है? एक गोले का भाग है, सभी सहमत है, ठीक है। तो ये गोला हमने बना लिया, अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा। ये गोला हमने क्या किया? ड्रॉ कर लिया। ये हो गया केंद्र। यही नाम कह रहे हैं कि अगर वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। तो समझाइए क्यों लौट जाएगी, तो समझिए क्यों लौट जाएगी। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है। आप लोग एक बात बेसिक क्लासों में अगर आपने मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो जानते होंगे कि दर्पण के केंद्र से, मतलब सॉरी, ये वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी पर भी एक बिंदु पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो ये मेरे पास कितना हो गया? 90 डिग्री। और अभी जस्ट हमने इसके पहले वाले क्लास में ही जाना है कि जब कोई किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पड़ती है प्लेन सरफेस पे, समतल दर्पण पे, तो क्या होता है? वो उसी पथ पे वापस लौट जाती है। हमने बताया था ना इसके पिछले वाले क्लास में, क्या बताया था कि जब समतल दर्पण पे कोई किरण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पड़ती है तो वो पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो अब आप बोलिएगा, एक माइंड में आपके जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई समतल दर्पण से ना, तो ये तो गोलीय दर्पण है, मतलब ये तो क्या है? ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पे तो वो कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। गलत, यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब देखिए क्यों काम करेगा। सबसे बड़ा बात ये है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करिएगा तो क्या मिल रहा है आपको? यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा कर्व है, लेकिन अगर आप इन दो पॉइंट्स के बीच में देखें, दिख रहा है? हाँ, इन दो पॉइंट्स के बीच में देखें तो आपको क्या मिलेगा? लगभग ऐसे सीधा, ऐसे कुछ मिल रहा है ना, ऐसे। लाइए हम और इसको जूम करते हैं, मतलब इसको, ये हमारा ऐसे आया है, सॉरी, ये हमारा ऐसे आया है, ठीक। अभी हमने इसको और जूम किया तो एकदम ऐसे पाया, मतलब समझिए हम इसको जूम करते हुए चल रहा है। क्या हुआ? सबसे पहले हमारे पास कैसा था? ये पूरा था, तो हमने इतना निकाला, बीच में से ये वाला सेक्शन निकाला, उसको और जूम किया तो ऐसे आया। तो भी दिख रहा है, हाँ हल्का हल्का कर्व तो है। और जूम किया तो क्या पाया? ओ भाई, ये तो एकदम जहाँ पे पढ़ रहा है वहाँ पे एकदम प्लेन मिरर की तरह इसका सरफेस है। ये तो एकदम सरफेस वहाँ पे प्लेन है। बहुत अधिक जूम किया है तो इस वजह से क्या हुआ? प्लेन सरफेस की तरह काम कर रहा है। तो चूंकि प्लेन सरफेस की तरह काम कर रहा है तो क्या करेगा? उसी पथ पे ही ना वापस लौट आएगा। प्लेन दर्पण की तरह, मतलब समतल दर्पण की ही तरह काम करेगा, तो उसी पथ पे वापस लौट आएगा। वही काम तो कर रहा है, उसी पथ पे वापस लौटा दिया, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब कोई किरण अवतल दर्पण पे वक्रता केंद्र से होकर आती है तो क्या होता है? वो पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? ये वाले डायग्राम में हमने देखा कि त्रिज्या क्या करती है?
वो वृत्त किसी भी एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो मानिए ये किरण थी, 90 डिग्री की कोण जाके बनाती, तो पुनः इसी पथ वापस क्यों आ रहा है भाई तुम? 90 डिग्री का कोण बनाए तो पुनः इसी पथ पे ही वापस आएगा। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण जो है वो किरण को उसी पथ पे वापस लौटा देता है। अब एक काम करिएगा, यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। आप एक मतलब मिरर लीजिएगा घर पे, जो भी होगा, लेजर लाइट अगर होगा, ठीक है, उस लेजर लाइट को थोड़ा सा एंगल के साथ मारिएगा, तो जितना एंगल बनाते हुए जाएगा ना उतना ही आएगा। लेकिन अगर आप एकदम सीधा मारिएगा ना, इस तरह सीधा लाइट को ग्लो मतलब ब्लो करिएगा, जलाइएगा, तो क्या होगा, पुनः उसी पथ पे आपके पास वापस आएगा। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब कोई किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से होके आती है, तो क्या होता है, पुनः उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ये था हमारा तीसरा नंबर केस। अब चौथा क्या है? तो चौथा में भी लगभग यही है। चौथा में भी ये सभी चीजें काम आने वाली है, इसलिए हम इसको मिटाएंगे नहीं, एकदम मक्खन होने वाला है। चौथा में क्या है, जब कोई किरण ध्रुव पर पड़ती है, चलिए ध्रुव पर, ये ध्रुव पर पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। अब इसी चीज को आप क्या करिए, घुमा दीजिए थोड़ा सा। सपोज करिए ये बिंदु क्या है, ध्रुव पर ही पड़ा है। अरे ये ध्रुव है तो इस पे भी तो एक किरण आकर ऐसे पड़ेगी ना। तो एक बात हम लोग यहाँ पे भी, अगर आप इस चीज को नोट करें, तो यहाँ पे लगभग ये प्लेन मिरर की तरह क्या कर रहा है, यहाँ पे सरफेस थोड़ा सा प्लेन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी लगभग प्लेन मिरर की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी, उतनी डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाएगी। हम लोग क्या कर चुके हैं, पिछले क्लासेस में जान भी चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है। जब समतल दर्पण से परावर्तन होता है, तो जितने डिग्री का कोण बनाते हुए किरण आती है, उतने डिग्री का कोण बनाते हुए क्या होता है, निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी, उतने डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाएगी। चौड़ाई बराबर आर। ये चीज आपको देखा देखा लग रहा होगा। पिछले क्लासेस में हमने एक ही चीज के अंदर दोनों को डिफाइन किया है, क्या कि जब वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण आएगी तो क्या उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। और चौथा, जब ध्रुव पर जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी, उतने डिग्री का ही कोण बनाते हुए चली जाएगी। ठीक, ये तो किरण आरेखों की बनावट हो गया हमारा। एक स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले सकते हैं कि कंबाइन है, यहाँ पे लिख देते हैं कंबाइन 3 4 3 and 4 कंबाइंड, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, समझने में चीज़ें आसान होती हैं बहुत। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए, फोकस और फोकस दूरी वाला सेक्शन भी हमारा पहले ही हो गया है, क्योंकि वो इसके बाद था, लेकिन टॉपिक के बीच में घुसा है तो हमने उसको बीच में ही निपटा दिया है। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए एक बार और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए अगला टॉपिक देखते हैं हमारा। अब देखिए अगला हमारा क्या था, अगला था फोकस और फोकस दूरी क्या है, या हम लोग फोकस या फोकस दूरी से क्या समझते हैं। ये बेसिकली 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो किरण आरेख हमने अभी तुरंत बनाया, वो भी पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या, अक्सर पूछ लिया जाता है, समझिए हर 1 साल 2 साल के गैप पे पूछ लिया जाता है। और फोकस तथा फोकस दूरी को भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग स्किप तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और आप लोग को प्रॉपर पता है कि क्या हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आप यूपी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, पूरे देश में किसी भी बोर्ड के हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि क्या पूरे देश में हमारी एनसीईआरटी चलती है, सारे सेटिस्फाई यहाँ चलती है, तो हम लोग एनसीईआरटी ही तो पढ़ा रहे हैं। साइंस और मैथ तो कहीं बदलता नहीं है। इंग्लैंड में पढ़िए चाहे इंडिया में पढ़िए, अगर वहाँ पे वहाँ पे अगर F=R/2 है, यहाँ पे जो कोई नियम है तो अमेरिका इंग्लैंड में बदल देता है क्या? नहीं, सेम ही रहता है। तो साइंस मैथ तो पूरी दुनिया की एक है, तो टेंशन क्या है। हाँ, सिलेबस का थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेनली भाई एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ही ना हो।
ठीक। हाँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बाहर के भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, जिससे समझने में इजी होती है, जिससे आपका लेवल बढ़ेगा, जो आप क्लास से एक स्टेप एक्स्ट्रा जान पाएंगे, उन चीज़ों को भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। मतलब एक हिसाब से समझिए तो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिलता है यहाँ पे, लेकिन एक्स्ट्रा में भी वही मिलता है जो आपके काम का है। मतलब ये नहीं कि 10 रुपये, मतलब 10 रुपये का आपको ज़रूरत है तो हम लोग मेनली 2 रुपया जो और इम्पोर्टेंट पड़ सकता है घटा बढ़ा दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये ज़रूरत है आपको 100 रुपये दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा सब पैसा वाला बात ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ मानिए आपको अगर खाने का मतलब 10 ग्राम खाने का ही जरूरत है किसी चीज़ को, तो ऐसा नहीं कि आपको 1 किलो दे दिया जाएगा, लो भाई पचाते रहो, और वो चीज़ आपको पसंद भी नहीं है। तो हम जानते हैं ये सब चीज़ें, तो इसलिए हम आपको ज़्यादा अंदर तलहटी में नहीं ले जा रहा है। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बाहर के हैं उनको इंक्लूड कर दिया जा रहा है आप लोग के साथ, तो आप लोग इनको जिससे आपको समझने में आसानी हो, एनसीईआरटी को पढ़ने में आसानी हो। बाकी सब चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, तो आप लोग ये वीडियो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, एमपी बोर्ड, 2800 बोर्ड इंडिया के लिए है, इसलिए कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जुड़े रहिए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को हमारे साथ। तो उसके बाद क्या था हमारा, फोकस तथा फोकस दूरी। इस चीज को आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, मतलब हम बहुत बार बता रहे हैं भाई, कुछ तो बात है इसके अंदर। मतलब हमको लग रहा है तीसरी नहीं दूसरी बार इस क्लास के अंदर हम बताने जा रहे हैं। एक बार तो वहाँ पे एप्लीकेशन था इसका तब, और यहाँ पे मेनली अकेले इसी को पकड़ के बता रहे हैं, फोकस तथा फोकस दूरी। देखिए पी ध्रुव है हमारा, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो हमने पहले ही जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती कोई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दर्पण का फोकस। ठीक। अब इसमें जो कभी कभी हमसे छूट जाता है, मतलब हम लोग भी अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, आप लोग भी अक्सर मिस्टेक करिएगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि जो एरो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये इंडिकेट करता है कि मतलब किरण आ किधर से रही है और जा किधर से रही है। अगर आपने इसको उल्टा कर दिया तो सीधे उसका अर्थ ही बदल जाएगा, तो वहाँ पे डायग्राम गलत हो जाएगा आपका। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा फोकस और फोकस दूरी। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। और पी मतलब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं आर। अब यहाँ पे चूंकि केवल आपको एक बार बेसिक नॉलेज दे दे रहे हैं थोड़ा सा, ये क्या मतलब ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी है आर, और ये पी तथा एफ के बीच की दूरी है फोकस दूरी। इन दोनों के बीच में कोई संबंध भी तो होगा, क्योंकि दोनों अगर एक ही काम कर रहे हैं, एक ही रेखा के अनुदिश काम कर रहे हैं, तो कुछ तो संबंध होगा इसके अंदर। मतलब देखिए, अगर कोई कंपनी है उसके अंदर, मतलब कपड़े की कंपनी है तो उसके अंदर 4 आदमी काम कर रहे हैं, तो उन चारों के बीच कोई ना कोई तो रिलेशन होगा। मतलब रिश्तेदारी वाला रिलेशन नहीं, काम वाला रिलेशन। मतलब एक कोई कॉलर सिलेगा, कोई बटन लगाएगा, कोई बाजू सिलेगा, कोई छाती पर का कट सिलेगा, तो वही सब चीज़ें हैं। तो सबके बीच कोई ना कोई मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रिलेशन है। तो वही काम है, जब दोनों भाई एक ही रेखा पे हैं, थोड़ा कोई कम दूरी पे कोई ज़्यादा दूरी पे है, कोई ना कोई संबंध तो इसके बीच एकदम निश्चित है, होगा तो होगा ही। वो संबंध क्या है, उस संबंध को हम लोग अगली क्लास में सत्यापित भी करेंगे, क्योंकि वो संबंध बहुत सत्यापित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर आप लोग एक बार समझ गए ना, तो आप लोग के लिए यूं यूं तुरंत चुटकियों में बना दीजिएगा उसको, तुरंत सत्यापित करिएगा। कुछ भी भाई इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, बिना मतलब का हुआ बना के रखे हैं लोग। केवल एक एरो ऐसे ही गुजरती है, पूरा डायग्राम यार पूरा एफ इजिकल टू आर बाई टू आ जाता है। यहाँ पे संबंध भी वही है, एफ इजिकल टू आर बाई टू, अर्थात फोकस दूरी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। बराबर वक्रता त्रिज्या बाई टू। आप लोग यहाँ पे देख भी रहे होंगे, ये जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या है, आधी है। ये अब आपको दे देगा। अच्छा ठीक है, तो अगर एफ इजिकल टू आर बाई टू, तो आर इजिकल टू 2 इंटू एफ होगा। सभी सहमत है हमारे साथ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू फोकस दूरी, 2 इंटू फोकस दूरी इजिकल टू वक्रता
त्रिज्या। चलिए यहाँ तक ठीक। अब ये जो हमारे पास है सेक्शन, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट वीआईपी लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसको हम लोग अगले क्लास में सत्यापित करेंगे कि F इक्वल टू R/2 होता कैसे है। ये तो हमने जान लिया होता है, लेकिन होता है तो कैसे, ये अगली क्लास में हम लोग सत्यापित करेंगे। क्योंकि अगर इसी क्लास में करने बैठे तो बहुत लंबा ये लेक्चर खींच जाएगा, कि क्लास के लिए बहुत लंबी हो जाएगी, और कुछ बेसिक आइडिया है आपको जो देने हैं वो मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए पहले वो जरूरी है। इस पे आप लोग का क्वेश्चन भी बनता है, हम बता देते हैं कैसे। आप खुद भी ट्राई कीजिए। आइए पहले 1-2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये फोकस तथा फोकस दूरी वाला सेक्शन तो हो ही गया है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्योंकि फिजिक्स पढ़े और उस पर कुछ क्वेश्चन ना करें हम, तब तो फिजिक्स की बेइज्जती है, सरासर बेइज्जती है उसकी। क्या भाई फिजिक्स इक्वल टू न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल ये लोग कर रही ना है, तो न्यूमेरिकल जब करोगे नहीं भाई तुम पे गुस्सा हो गया। जब ये फिजिक्स गुस्सा हो जाएगा तो अच्छा खासा इफेक्ट डालेगा हम लोग के ऊपर बोर्ड में, और बोर्ड में क्या जिंदगी पे ही बहुत अच्छा खासा इफेक्ट डाल देगा, पूरे पढ़ाई सपने पे ही, सपने को बिगाड़ कर रख देगा अगर स्टेज मतलब फिजिक्स हमसे गुस्सा हो गया। तो इसलिए इसको गुस्सा होने नहीं देना है। टफ नहीं है भाई, तुरंत मान जाता है। इसको मनाने जाओ तो 2 मिनट के अंदर मान जाता है, लेकिन अब मनाने ही मत जाए हम लोग, तो ये तो हमारी गलती है। अगर कोई बेचारा हम लोग की थोड़ी सी गलती है और वो बेचारा रूठ के बैठा है, तो हमारा पूरा दायित्व तो बनता है ना, कर्तव्य बनता है उसको जाके मनाए। अब हम लोग भी है छोड़ो नहीं मनाएंगे, बहुत घमंडी हुए हैं, ऐसे करें तो काम चलेगा। अब बेचारा तुरंत 2 मिनट के अंदर मान जाता है भाई, सॉरी बोलने से पहले वो मान जाएगा। अच्छा भाई ठीक है चलो ठीक है छोड़ो, तो वही हाल है। देखिए क्या है क्वेश्चन ए। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, F इक्वल टू R/2। हो सकता है आप लोग लिख लीजिए या R इक्वल टू 2 × F। अगर आपको ये एक याद है तो आप दूसरे को आराम से निकाल सकते हैं, ये कोई भारी बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर आपको दे दिया R बराबर 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी इक्वल टू 8। तो चूंकि R बराबर 20 है और हम लोग जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो F इक्वल टू R/2 बराबर 20 सेंटीमीटर बाई 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर दे दे बी की F इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, तब क्या करेंगे? सरल लगा लेंगे? बिल्कुल नहीं। तो R बराबर वाट, तो यहाँ पे भी हम एक चीज जानते हैं कि R इक्वल टू होता है, या हम एक ही फॉर्मूले पे अप्लाई कर रहे हैं, वरना ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसी पे ही अप्लाई करते हैं। F इक्वल टू R/2, हमारे पास क्या गिवन है, F की जगह कितना दिया है 45 सेंटीमीटर, बराबर R/2। ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाकर हो जाएगा गुना, तो क्या हो जाएगा R बराबर 45 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर बराबर 90 सेंटीमीटर। अगर आप लोग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई, इसको आप लोग समझ पा रहे हो, तो आप इसको मुंह जबानी कर दीजिएगा, देख के बता दीजिएगा कि अच्छा मतलब त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी 10 होगी, अच्छा फोकस दूरी 15 है तो त्रिज्या 30 होगी, अच्छा 11 है क्या फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 11 है तो त्रिज्या कितनी होगी, ये आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए ठीक है। अरे भाई इसकी दुगुनी होगी और क्या होगी, 22 होगी। तो ये तो फोकस तथा फोकस दूरी वाला हमारा मतलब जो भी था निपट गया। और इससे मतलब आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन इससे कुछ बाहर आपसे पूछा नहीं जाता है मेनली। और जब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें देखेंगे कुछ अगर इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस आए होंगे तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बेसिकली यही पूछा जाता है कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करें, किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। सीधे सीधे यही एक रिलेशन है, इसको याद करिए। न्यूमेरिकल्स में आप न्यूमेरिकल नहीं, ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो बिहार बोर्ड वाले लोग के लिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 100 ऑब्जेक्टिव। इस साल फॉर्मेट क्या होने वाला है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक पिछले 2-3 सालों से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। तो देखिए 100 ऑब्जेक्टिव के अंदर हम आई गेस मतलब 5 से 4 क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। 5, 4, 3 से तो कम आता नहीं है। तो अगर 100 ऑब्जेक्टिव में से 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें से आ रहा है, तो आपको क्या 3 नंबर मिले ना आपके? कोई पैसा मांग रहा है क्या? नहीं। अरे ये बगल हम एक बहुत प्यारा सा हमारे पास एक डॉगी है, भोंकते रहता है क्लास के पीछे। चलिए दिल पे हम लोग नहीं लेते हैं, आप लोग दिखाएंगे कभी आपको, इतना क्यूट है ना,
क्यूट है बहुत, हम लोग मतलब भोगते रहता है यार, क्या करें। बहुत क्यूट है, कभी आपको दिखाएंगे अब। अगला क्या था हमारा, ये फोकस था, फोकस दूर हो गया। अब आते हैं प्रतिबिंब वाले सेक्शन पे, कि पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करा लेते हैं। हाँ, पहले अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण ही करा लेते हैं, वो ज़्यादा जरूरी, ज़्यादा सही रहेगा। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब के बारे में ही जान लेते हैं। प्रतिबिंब, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है इस प्रतिबिंब शब्द के बारे में। केवल एक चीज जानना है, एक चीज को माइंड में बैठा के रख लेना है। क्या? तो सबसे पहले इसका डायग्राम, उतना नहीं, डायग्राम तो केवल समझाने के लिए बना रहे हैं आपके। हाँ, लेकिन बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा साइड में बनाते हैं, क्योंकि अभी इसका एक जगह नहीं, दो बार यूज पड़ने वाला है इस डायग्राम का। ये हो गया हमारा पी ध्रुव, ये हमारा फोकस, और ये हमारा सी। मानिए हमने इस पे कोई, यहाँ पे कोई वस्तु को रख दिया। अब यहाँ पे कोई वस्तु रखा है तो यहाँ से बहुत सारी अनंत किरणें निकलती हैं। अनंत मतलब एक एक किरण हम लोग कह सकते हैं क्या, कि मतलब एक बीम के अंदर करोड़ों किरणें होती हैं, बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। तो इसमें से कोई दो किरण हमको पकड़नी है। कौन सी? कोई भी दो किरण, जो जो चार नियम हमने पहले अभी तुरंत पढ़े ना, उन चारों में से किसी दो का भी पालन करती हो। ठीक है, तो हमने एक किरण पकड़ा, जो क्या हो रहा है, जो ऐसे ध्रुव से होके जा रही है, जो ध्रुव पे पड़ रही है। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि जब कोई किरण ध्रुव पे पड़ती है तो जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, उतने डिग्री का कोण बनाते हुए उस पे से परावर्तित होती है। मतलब अगर 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है तो 20 डिग्री का कोण बनाते हुए ही निकल जाएगी। तो ये देखिए, तो हमने लिया यहाँ पे ए, कोई दिक्कत? थोड़ा सा एंगल ज़्यादा हो गया यहाँ पे, यहाँ पे होगा ऐसे। चलिए ठीक है। अब दूसरा कोई किरण, तो दूसरा हम लोग यहाँ से कोई एक किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर भी आ रही होगी। तो चलिए उसको पकड़ लिया, वो कहाँ जाएगी, ऐसे फोकस हो जाएगी। कहाँ कट किया? यहाँ पे। प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे। तो प्रतिबिंब सबसे पहले कहते किसको है? तो इसका डेफिनेशन सुनिए सबसे पहले। प्रतिबिंब के प्रकार दो होते हैं। पहला होता है वास्तविक, और दूसरा होता है काल्पनिक। तो सबसे पहले डेफिनेशन को आप लोग देखते हुए समझिएगा। इस डेफिनेशन को समझने के लिए इस डायग्राम का समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्या? कि जब किसी, अच्छे से देखिएगा, जब किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होती हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब एक्चुअली में नहीं काटती, केवल लगता है कि काट रही है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ पे इसका नाम ए बी है, तो यहाँ पे इसका हम लोग नाम सी डी नहीं रखेंगे, क्योंकि सी तो वक्रता केंद्र हमने दे दिया है। एफ जी रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, लेकिन बेसिकली यहाँ पे लोग ए डैश बी डैश यूज कर लेता है। लेकिन आपका मन, आप कुछ भी नामकरण करिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ए डैश बी डैश में कंफ्यूज नहीं हो आप लोग, इसलिए हमने ये ले लिया। तो एक बार और, जब किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से, सॉरी भाई, इसके पहले वाले जितने भी डायग्राम्स से आप उसमें ये कर लेंगे, मतलब ये रचित कर लेंगे, पेंट कर लेंगे, वरना ये मिरर रह ही नहीं जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कांच की एक पट्टी हो जाएगी जिसके अंदर से परावर्तन संभव ही नहीं है। तो आप लोग पिछले जो मतलब एक दो डायग्राम्स थे ना, उसमें भी क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। हो जाता है कभी कभी, सिमिलर मिस्टेक्स है। आइए देखते हैं। जब किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है? वस्तु से बहुत बड़ा है और वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। ये तो हो गया हमारा प्रतिबिंब वाला सेक्शन। तो अगर इस प्रतिबिंब वाले डेफिनेशन को ही अगर हम तोड़ें,
तो हमारे पास दो आएगा, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। कैसे कैसे? तो अगर वास्तव में काटती है तो कौन सा है? वास्तविक। मतलब सेम टू सेम, जब किसी वस्तु से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर वास्तव में काटती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। एक बार और समझिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्चुअली में लाइन से एक दूसरे को काट रही है। ये जो दो किरणें हैं एक्चुअली में क्या हो रही हैं? एक्चुअली में एक दूसरे को कट कर रही है। ऐसा नहीं है कि कट करती हुई प्रतीत हो रही है, ये असली में काट रही है, मतलब वास्तविकता में काट रही है। इसलिए कौन सा ये प्रतिबिंब यहाँ पे निर्माण हुआ है? वास्तविक प्रतिबिंब। और एक बात आप लोग याद रखिए, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब है ये सदैव उल्टा होता है। सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब यहाँ पे पैर नीचे है, सर ऊपर है, तो यहाँ पे सर ऊपर है, पाँव नीचे है, ऐसा कुछ होता है। सदैव उल्टा होता है। स्थितियां विभिन्न विभिन्न स्थितियों पर इसका आकार घटते बढ़ते रहता है, वो सब समझने की बातें हैं। अभी हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे जब अवतल दर्पण में, तो देख लेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब से। अगर प्रतिबिंब के डिफिनेशन को हम लोग तोड़े ना भाई, तो दो हमारे पास निकल के आता है, एक वास्तविक एक काल्पनिक। जब वास्तव में काटती है तब होता है वास्तविक, और जब मतलब केवल काटती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं। ठीक है, अब काल्पनिक क्या है? तो ये तो हो गया हमारा वास्तविक। वास्तविक वाले में आप इसको उतार लेंगे, और ये हमारा है काल्पनिक। काल्पनिक वाले में देखिए क्या होता है। ध्रुव हो गया हमारा, फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, सब कुछ सेम का सेम लिया है। अब इस बार वस्तु को हम क्या रख रहे हैं? P तथा F के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे रखा। अब हमको कोई दो किरण पकड़नी है ना, यहाँ से अनंत किरणें निकल रही होंगी इस वस्तु से, लेकिन हमको कितनी किरणें चाहिए? दो किरणें चाहिए, दो। ठीक है, तो एक तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग ले सकते हैं, दूसरा ध्रुव से ले सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो लीजिए, एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर लिया, कहां से जाएगा? फोकस से। कोई दिक्कत? टेढ़ा हो गया क्या? ओ हाँ, ये तो सही में टेढ़ा हो गया, ये टेढ़ा ही कर रहा है हमसे। और दूसरा कहां से लेंगे हम लोग? ध्रुव से ले लेंगे। जितने डिग्री का कोण बनाते हुए आया उतने डिग्री का कोण बनाते हुए ही ये ध्रुव वाला निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए, यहाँ पे दोनों किरणें क्या हो रहा है? एक्चुअली में एक दूसरे से दूर हट रही हैं। ये किसी भी जन्म में कभी भी एक दूसरे को काटेंगे क्या? मतलब 1 इंच बढ़ाने पे भी इनकी दूरियां बढ़ जा रही हैं, मतलब जितनी दूर जाएंगी उतनी इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो ये तो कभी काट ही नहीं सकती हैं, ये तो असंभव, काट ही नहीं सकती। अब देखिए, यहाँ पे तो कट नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम इन किरणों को पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ा के देखते हैं क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग, चूंकि ये वास्तविकता में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो इसलिए हम इसको वास्तविक रेखाओं से तो दिखा नहीं सकते कि ऐसे सीधे सीधे बढ़ा दिए, हम इसको केवल कल्पना कर रहे हैं, तो इसलिए इसको काल्पनिक रेखाओं से आगे बढ़ाएंगे। अब काल्पनिक रेखाओं को हम लोग सदैव टूटी रेखाओं से दिखाते हैं, मतलब काल्पनिक रेखाओं को ऐसे टूटी हुई ऐसी रेखाओं से दिखाते हैं, ऐसे डॉटेड लाइंस। तो आइए इसको हम लोग ऐसे पीछे बढ़ाया, और इसको यहाँ पे ऐसे, कहाँ पे कट गया इसने एक दूसरे को? यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बना? यहाँ पे बना आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, एफ जी। ये जो आपका प्रतिबिंब बना ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाओं के एक दूसरे से कट करने से बन रही है। वास्तविक रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, वो तो एकदम दूर दूर चली गई, वो उनसे तो पट ही नहीं रहा है। कह रहे तुम इधर जाएगा, हम उधर जाएंगे, जाओ भाग, झगड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इन दोनों को बोला चलो पीछे बढ़ा लेते हैं। तो जब हमने इसको पीछे बढ़ाया टूटी हुई रेखाओं से, काल्पनिक रेखाओं से, तो क्या किया? एक पॉइंट पे आके इन्होंने काटा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है आप लोग देख पा रहे हैं, वो लोग ये सीधा है। कैसा है? सीधा है, वस्तु से बड़ा है। तो एक बात आप लोग याद रखेंगे, माइंड में बैठा लेंगे, सदैव ये सीधा बनता है,
सदैव सीधा बनता है, उल्टा होने का इसका चांस ही नहीं है, कभी ये उल्टा बनेगा ही नहीं। भले ये डॉटेड भी बने ना, एक मतलब पॉइंट में भी ये डायग्राम बने ना, मतलब ये प्रतिबिंब पॉइंट के अंदर भी घुस जाए तभी भी ये क्या होगा, मतलब सीधा होगा, सदैव सीधा बनता है। और वास्तविक वाला हर जन्म हर कर्म, मतलब बोलते हैं हर मिजाज में ये उल्टा ही रहता है, ये सीधा हो ही नहीं पाएगा। वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। तो ये हमारा था वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा समझने में ये थोड़ा टफ है, उतना टफ नहीं है अगर चीजों को ध्यान से देखें। तो जो काल्पनिक रेखाओं के काटने से बनती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो वास्तविक रेखाओं के काटने से बनती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब। टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको जो हमने डेफिनेशन से बोले उसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे कॉपी पे, जिससे क्या होगा, आप लोग भूलिएगा तो बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो हो सकता है, कभी कभी होता है चीज़ें हमको एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो एक बार और इसको, इस वीडियो को क्या करेगा, इस टॉपिक को एक बार और स्टार्ट से देख लीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है ना क्लास में कभी कभी ऐसी चीज़ों में, मतलब देखिए ये सब कॉन्सेंट्रेशन की चीज़ें हैं, इन सब में एकदम फुल्ली माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फुल्ली माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ता है। कभी कुछ कारणों से माइंड में थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर होता है ना, तो चीज़ें उतनी दूर की जब स्किप होती हैं तो समझ में नहीं आती हैं। तो एक बार आप इसको क्या करेंगे, फिर से देख लेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो। और आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने आज की क्लास को एंड करते हैं। और आपको क्या करना है, आपको तो भाई शेयर करना है। लाइक सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, हम जानते हैं, इतना तो आप पे भरोसा है। लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, भरोसे को बनाए रखिए हमारे। और दोस्तों के पास भाई शेयर कर दीजिए, इससे आपके दोस्तों को भी फायदा है। और ये जो चैप्टर अभी चल रहा है इसका जो सबसे मेन पॉइंट, वैसे तो चीज़ों को मैं क्लास के अंदर ही इतना डीपली बताते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग चाहें तो खुद से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों से वो काम भी नहीं किया जा सकता है तो वो भी हम आपके लिए कर रहे हैं। आपके नोट्स तैयार किए जा रहे हैं इस चैप्टर के। चैप्टर का जैसे ही एंड होगा, लास्ट वाले लेक्चर के एंड में आपको जो हमारे ये चैप्टर इसका फुल नोट्स मिल जाएगा, तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। नोट्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये आप लोग को पता है कि क्रांति बैच के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं हमारी इस साल की 2023-24 वाली, वो सब कुछ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसका कोई टेंशन है नहीं, बच्चे ने कमेंट किया था। और ये चीज़ें अगर आप लिखते चलेंगे तो जानते हैं क्या होगा, एक बार तो आपने लिख लिया, पहली बात आपने इसको क्लास में देखा, दूसरा उसको अभी तुरंत लिखा, 2 बार तो यहीं पे हो गया। फिर आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिया, मतलब खुद से, मानो रिवाइज नहीं भी किया। फिर लास्ट में हमने आपको क्या दिया, इस चैप्टर का फुल नोट्स दे दिया, स्टडी नोट्स। उस स्टडी नोट्स से आपने क्या किया, एक चीज पॉइंट्स को मिलाया। अगर पॉइंट्स सिमिलर है, मतलब भावना वही है, कहना वही चाहते हैं आप, तब तो आप टॉपर हैं। आप ही वो लड़के हैं जो बिहार बोर्ड में टॉप करिएगा अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो। लेकिन हमको मालूम है बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, भाई बहन हैं हमारे जो ऐसा करते हैं, हम भी किया करते थे टाइम अपने टाइम पे। तो आपको ये सब चीज़ें करते हुए चलनी है जिससे आपको बहुत ईजी होगा। और समझने में जानते हैं क्या होता है, लास्ट जब हम लोग रिवाइज करने बैठते हैं ना, तो जब हम नोट्स उठाते हैं तो हम अपने खुद लैंग्वेज में लिखे होते हैं, अपनी लैंग्वेज में होती है, तो जिससे वो हमको समझने में, पहली बात तो तुरंत पढ़ के ही समझ में आ जाती है। दूसरा, अगर हम उस नोट्स को सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दें ले जाकर बोर्ड के पेपर में, तो वहाँ पे आप लोग फर्स्ट पेज पे लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो एग्जामिनर देखेगा भाई इसको भी लगेगा हाँ बच्चा टैलेंटेड, अपने मन से लिखा है, इसको थोड़ा सा नंबर देना चाहिए। तो वही सब चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। और इन सब चीज़ों को भाई एक बार, हर बार हम हर क्लास में बताते हैं कि आपको रिवाइज करते हुए चलना है, कि ये सब चीज़ें रिवीजन की चीज़ें हैं, रिवाइज नहीं करिएगा भूल जाइएगा। फिर पता चला साल भर पढ़ने के बाद लास्ट में 2 महीने बचे हैं, उसमें आप लोगों ने जब पीछे मुड़ के देखा तो पीछे तो पूरा गायब है, दूर दूर तक कहीं कोई चैप्टर नहीं दिख रहा है। तो गायब नहीं होने देना है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो ये चैप्टर्स जब पीछे से आपके धीरे धीरे घसकते जाएंगे, तो बार बार मुड़ के पकड़ के बगल में खींच लेना है, लोग बगल में रहो, भाग कह रहा है, उसको भागने तो बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। शेयर करिएगा भाई, कम से कम 5 लोगों के पास तो शेयर कर दीजिएगा। वो आप लोगों को जय हो दिखी होगी कि आप 3 लोगों के पास शेयर करो, वो 3 और 3 के पास शेयर करें, ऐसे अच्छाई बढ़ती जाएगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको कम से कम आप भी 3 आदमी के पास शेयर करिए, वो 3 को बोलिए और 3 को शेयर करें, और हम लोग का, आप लोग की पढ़ाई की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। फ्री ऑफ चीज़ें जितनी आप लोग जानते हैं इसके अंदर सबको मिलती जाएंगी, सबका भला होते जाएगा, साथ साथ हमारा भी भला होते जाएगा। इसी के साथ अपने आज की क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।